बदली माफिया का इलाज करो। बदलाव सरकार होश में आओ। होश में आके काम करो। सबसे पहले तो शहीद स्मारक पर लगातार जो हमारा आंदोलन चल रहा है, ऐसा ही भर्ती रद्द करने, आरपीएससी बंद करने और पेपर लीक की तमाम घटनाओं पर रोक लगाने और माफियाओं की गिरफ्तारी और रीट लेवल फर्स्ट की सीबीआई जांच की मांग को लेकर और 24 अप्रैल से जो हमने शुरुआत करी, आगाज किया और 26 तारीख से रेगुलर यहाँ बैठ रहे हैं। 77 दिन हो गए इस आंदोलन को और ये शहीद स्मारक का तो रिकॉर्ड टूट ही गया। अफगानिस्तान से बड़ा धरना चला और एक शासक और पूरी राजनीतिक पार्टी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, इन नौजवानों के साथ, बेरोजगारों के साथ, एसआई भर्ती अभ्यर्थी, 18-21 आरएस के अभ्यर्थी और तमाम जवानों की पीड़ा को लेकर वो लगातार आपके बीच पूरी पार्टी बैठी है, उसका सांसद बैठा है, आपका बड़ा भाई नौजवानों को न्याय देने की लड़ाई लड़ रहा है। इस दरमियान आप जेल भरो आंदोलन चलाया, 1 लाख से ज्यादा नौजवानों ने रैली निकाली मानसरोवर जयपुर के अंदर और वो आक्रोश जो आपने जताया उसकी गूंज दिल्ली तक सुनाई दी। और जो हैशटैग आपने अभी चलाया, बदलाव हटाओ राजस्थान बचाओ और पर्ची ले डूबेगी राजस्थान, उसमें 5,60,000 के लगभग ट्वीट आपने किए। सरकार डर गई और शेडो बैन करवाया ट्विटर से के इनको हटाओ, इसको पूरा बंद कर दो। फिर आपने 2.5 लाख दूसरे दिन किए। सरकार कंपटीशन में आना चाहती थी, अपने सारे मंत्री विधायकों को ट्वीट कराए कि भजनलाल जी राजस्थान आपके साथ है, भजनलाल जी के साथ राजस्थान पर्ची सरकार को उन्होंने क्या बताया, ले उभरी राजस्थान पर्ची, लेकिन आपने उभरने नहीं दिया, वही रख दिया और ये पूरे देश के अंदर इसकी गूंज रही। और भजनलाल जी की जिस दिन से ये मामला चला उसके बाद आप देखिए चेहरे से रौनक गायब हो गई। कभी तो पखवाड़ा जुलाई से जून की ओर ले जा रहा है, जून से जुलाई तो होता है, लेकिन वो कह रहे हैं जुलाई से जून की तरफ। ट्विटर ये ट्विटर का जगह टीचर भी कह सकते हैं और इसको भला भजनलाल जी कोई भरोसा नहीं। और जो लोग उनको चला रहे हैं वो कैसे लोग होंगे हमें तो पता इस बात का नहीं लग रहा कि सरकार को चला कौन सकता है। भाई इस सरकार को कौन चलाए? जितने भी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता है वो दूर जाके खड़े होकर वो मजाक देख रहे हैं, वो तो इस कईयों के मन में लड्डू फूट रहे होंगे, इनको फटाफट हटाएं। और उनको आपकी चिंता नहीं है बीजेपी के नेताओं, जिन नेताओं ने बात करी बीजेपी के नेताओं ने कैसा ही भर्ती रद्द कराएंगे, आरपीएससी का पुनर्गठन, एक भी नेता आपके पक्ष में बोला तो बता दो मुझे। जिन बीजेपी के सांसदों ने उस वक्त का जब मोदी किसान बिल लेके आया तो बड़े बड़े किसान नेता जो ये कह रहे थे कि तीनों कृषि बिल बहुत जरूरी है और किसानों की आय दुगुनी होगी और किसान का भला होगा, सुनने में भी आएगा, कहां गए वो नेता? वापिस पूछा करो उस समय आप कहां थे? और अब किसान की बड़ी बड़ी बातें करो, हम किसानों को ये कर देंगे वो कर देंगे। हमने तो आपका वो चेहरा भी देखा था, तब आपने किसानों को आतंकी कहा था, तब आपने दिल्ली बॉर्डर पर किसानों को किस तरह रोका। 700 से ज्यादा किसानों ने शादी की। उस वक्त भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जो मोदी की पार्टी के साथ एनडीए के अंदर हिस्सा थी, उसने सत्ता को ठोकर मार के देश के किसानों के सम्मान की लड़ाई लड़ी। जब सेना को ठेके पे दिया तभी नागौर का सांसद आपका भाई हनुमान बेनीवाल जी जब पार्टी बनाते वक्त दिया, आपको वचन दिया था जब भी आपको जरूरत पड़ेगी तो मैं सत्ता छोड़ के सड़कों पर आ जाऊंगा। और अग्निवीर की लड़ाई भी सब ज्यादा इस वक्त नहीं लड़ी। जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली, ऑल पार्टी मीटिंग, लोकसभा, शायद दर्जनों बार इस मामले को उठाया कि सेना के सम्मान को ठेस नहीं लगने देंगे और प्रयास यही किया कि बेरोजगार जितने भी हमारे छोटे भाई, नौजवान, किसान और जब पहलवान बेटियां देश की संकट के अंदर आई तो उन पहलवान बेटियों को न्याय दिलाने सबसे पहले जंतर मंतर पर बाहुबली के खिलाफ कोई गया तो नागौर का सांसद उन पहलवान बेटियों को न्याय दिलाने गया, उनको न्याय दिलाया। हर वक्त 24 घंटे जो व्यक्ति तैयार है, जो ये देखता है कि जिनकी कोई नहीं छूट। जब प्रदेश के अंदर बंजारा समाज का कोई विधायक नहीं रहता था, तो बहुत बड़ी वोटों की संख्या नहीं नागौर में, लेकिन जब बंजारों के घर उजाड़े तब 15-20 दिन तक लंबा आंदोलन किया। मेरे दोनों विधायकों पर केस लगे, सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस चल रहा है। भाइयों, उस वक्त भी हनुमान बेनीवाल इस राजस्थान के मान और सम्मान की लड़ाई लड़ रहा, वोट के लिए नहीं, उन बंजारा समाज को न्याय दिलाने के लिए।
कि पुनर्वास की व्यवस्था के बिना आपने कैसे कराटा दिया। हाँ, हाईकोर्ट ये कहता होगा कि चारा के ओरण अंगूर उसके अंदर हाईकोर्ट कहता है वो नहीं बचना चाहिए, लेकिन हाईकोर्ट साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ये भी कहता है कि पहले पुनर्वास की व्यवस्था करें और उसके बाद उसका अगर अवैध अतिक्रमण तो ये गुंडागर्दी जो राजस्थान में चली इसके खिलाफ अगर मोर्चा खोला और ये आदेश कराया सरकार से कि किसी भी व्यक्ति का घर अगर गोचर में बचा हुआ है आप तब तक नहीं हटा सकते जब तक दूसरी व्यवस्था नहीं कर दो, और या वो व्यक्ति गोचर की जितनी जमीन है उतनी जमीन अपनी तरफ से दे दे तो उसको बचाया जाए। ये आदेश भी राजस्थान की सरकार से मैंने कराया। बजरी माफिया, जो बजरी माफिया सर चढ़ के बोलता था, बजरी माफिया का ऐसा इलाज किया कि 300 करोड़ की तो उसके लग गई पेनल्टी, ईडी सीबीआई उसके घर पे आ गई और 3-4 टेबलेट टाइम की एक्स्ट्रा बढ़ा दी उसने, गोलियां खाने लग गया, कूद के भागा दीवार से, घर पे ताला लगाया और छुपता घुमा के। लेकिन अब नए बजरी माफिया आ गए। मैं धन्यवाद दूंगा रियाद के मेरे तमाम भाइयों का, सर्व समाज का। चेयरमैन साहब यहाँ बैठे हैं रिया के, पूर्व प्रधान जी बैठे हैं, सरपंच साहब बैठे हैं, अर्जुन जी ककड़ावा, तमाम रिया के सर्व समाज यहाँ बैठे हैं। मैं इनको धन्यवाद दूंगा रिया के मेरे भाइयों कि इन्होंने बजरी माफिया के खिलाफ राजस्थान में पहली आवाज उठाई और मैं गया इनके बीच 20,000 की संख्या थी, कम से कम 20,000 लोग रिया की और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हमारे जो पूर्व दोनों विधायक सर मेहता के तमाम हमारी पूरी टीम, सारे नौजवान हैं, जयपुर से भी आप लोग साथ गए, प्रदेश के नौजवान। तब राजस्थान की सरकार पूरी मंच पे आ गई थी और सर्वे कराने के बाद, मुकदमा दर्ज करने के बाद सारी बात हो गई। लेकिन 3 दिन बाद ड्रोन जब उड़े और ड्रोन उड़ाने के बाद काफी रिपोर्ट उठ गया, ये कमिटमेंट कर सकता कि किसी तरह इनको परेशान नहीं करें। लेकिन वो माइनिंग लीज नागौर की पूर्व सांसद ज्योति मिर्जा, नागौर का एसपी नारायण, उसके लक्ष्मण मेहता का विधायक और आधा दर्जन विधायक भारतीय जनता पार्टी के, जो उस माइनिंग जो लीज है 5 या 6 उस रिया आलनेवास इलाके के अंदर, उन सब में पार्टनरशिप है उन बीजेपी के नेताओं। उन लोगों ने कहा कि माल खाली कराएंगे साहब, हम जल्दी ले जाएंगे स्टॉक को। उनको पता था स्टॉक अगर रहा जांच होगी तो पेनल्टी आएगी, क्योंकि बड़ी बड़ी पेनल्टी उन्होंने लगाई। जो आरएलपी के बेचारे जो लोग सही रेवेन्यू दे रहे हैं सरकार को, तो ओरिजिनल माइन उनके अलॉट हुई है, उन पर भी 100 करोड़ की पेनल्टी लगा दी। 5 करोड़ की माइन और 100 करोड़ की पेनल्टी, 8 करोड़ की माइन और 150 करोड़ की पेनल्टी। आप हनुमान जी के साथ थे तो लगा दो बैठे बैठे यहाँ। ओरिजिनल जो व्यक्ति लड़ाई लड़ रहा है बेचारा, वो भी दुख पा रहा है। तो सिर्फ ऐसा राजतंत्र हमने कभी नहीं देखा। गहलोत वसुंधरा के समय भी संघर्ष किया था, लेकिन चुन के जिस तरह हमारे ट्विटर करने वाले बच्चों को, क्या आपने भजन लाल जी हटाने का ट्वीट कैसे किया? कम से कम प्रदेश से 200-300 बच्चों को खाने वाले ले जाते हैं और वापस उनको डराते हैं, धमकाते हैं। मैं राजस्थान की सरकार को चेतावनी देता हूँ कि आर पार की लड़ाई नहीं लड़े। आर पार की लड़ाई में भजन लाल जी आपका नुकसान हो जाएगा, आप हट जाओगे, दूसरा कोई आ जाएगा। ये थकने वाले नहीं है, ये किसान के बेटे हैं, इन्होंने थकाया सरकार। ये मेरी राजस्थान की सरकार को चेतावनी है कि बिना मतलब अगर किसी भी कार्यकर्ता एक किसान को राजस्थान में तंग किया तो ये सारे आपके घर के बाहर आके बैठ जाएंगे भजन लाल जी। फिर न तो रेवेन्यू ऑर्डर आपसे सुधरेगा, कितने परेशान हो जाओगे। छोटा सा नारा लगता है, पटाखा चलता है, इतने में तो परेशान हो जाता। पूरा सीएम ऑफिस, सीएम कार्यालय, पूरा सिस्टम। आप आरएलपी से पंगा मत लो, किसानों से पंगा मत लो, जवानों से पंगा मत लो। और हम हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और हम वो लड़ाई लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के चुनाव उसके अंदर था कि हम अगर आए तो 500 थानेदारों को बाहर निकालें, हम आए तो भर्ती रद्द करेंगे, हम आए तो आरपीएस का पुनर्गठन करेंगे। आपने तो अमित शाह मोदी से भी एक खिला दिया यहाँ लाके। ये इतना बड़ा पाप हुआ साहब गहलोत सरकार में और पाप को धोना है। और मोदी जी लंबे लंबे भाषण 1-1 घंटा ठोक के गए यहाँ पे, पाताल से ढूंढ लूंगा। कहाँ है पाताल? पाताल में जाने की जरूरत नहीं, पाताल में जाता नहीं आदमी। भाइयों, ये जो स्थितियां बनी इस प्रदेश के अंदर, इसके लिए कांग्रेस पार्टी, बीजेपी दोनों जिम्मेदार है। क्योंकि कांग्रेस के नेताओं ने भजनलाल के पैर पकड़ लिए जाके। और भजनलाल जी ने कहा कि कांग्रेस के लोग मेरे दरवाजे पे रात को आते हैं अंधेरे में मिलने के लिए। काग नहीं कहा। और भजनलाल जी बात कह देते हैं, इसीलिए भजनलाल जी से सब लोग नाराज हैं। ये तो अच्छा रहा मैंने बात नहीं करी, नहीं तो मेरा भी कहता था हनुमान इतने बजे आया था और फोन करके गया, इसलिए मैं नहीं जाता। समझ गए आप लोग? जाते तो बता देंगे खुद ही। बाकी मुख्यमंत्री से मिलने के लिए आदमी जा सकता है, लेकिन मैं नहीं जा रहा हूं।
2 महीने से ज्यादा 80 दिन यहाँ पे हो गए। मुख्यमंत्री की संवेदनाएं कहाँ गई? कहाँ गई सरकार की संवेदनाएं? कहाँ गई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, विधायकों, मंत्रियों की संवेदनाएं, जिनको जिताने के लिए यहाँ के बच्चों ने रात ही रेड कर दिया था? कहाँ गई कांग्रेस के नेताओं की संवेदनाएं, जो संविधान बचाओ के नाम पे तो घूम रहे हैं? कहीं 30 की भीड़ करें, 32 की, कहीं 2500 की, 4 लाख की रैली होती है, वहां कांग्रेस पार्टी एक बयान नहीं करती। कांग्रेस ने ये तय कर लिया कि बीजेपी हमारी दुश्मन नहीं है, और बीजेपी ने तय कर लिया कांग्रेस हमारी दुश्मन नहीं है, हम दोनों की दुश्मन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी राजस्थान के अंदर, और आरएलपी को रोकेंगे। भाइयों, आरएलपी अब आपसे रुकने वाली नहीं है। आरएलपी ने पिछली बार कांग्रेस का सुपड़ा साफ किया, अब के बाद भारतीय जनता पार्टी को 11 सीट पर आया, वो तो 4-5 जगह में और नहीं गया, तो 4-5 और कम हो जाते, 15-16 जगह ये इंडिया अलायंस जीतता। दुर्भाग्य कि लोगों की कपड़ी और करने के अंदर कितना आज अशोक गहलोत कह रहे शासन चुनाव होने चाहिए। गहलोत साहब, आपके समय तो पूरे बच्चे सड़कों पर बैठे, मैं खुद था, और आपके मंत्री राजेंद्र यादव में कमिश्नर ने बात करना है, हमारे बेटे यूनिवर्सिटी के सारे स्टूडेंट लेकर आज जिन्होंने बड़ा प्रदर्शन किया। जब आप विपक्ष में रहते हो तो आप चुटकुले सुनाते हो, ट्वीट करते हो, जब आप सत्ता पक्ष में थे तब आपकी मत्ती मारी गई। तो चुनाव की घोषणा किसे मना किया? सुंदरानी ऐसी बंद कराए थे, लेकिन चलो देर आए दुरुस्त आए। आपने बात कही कि शासन चुनाव होने चाहिए, हम तो पहले से ही कह रहे। मैं तो विधानसभा में हर कोई उठा लेता था मेरे बात, मैं तो लोकसभा में उठाया मामला, तो वहां बोले साहब एक स्टेट का मुद्दा है। मैंने कहा मैं उसी स्टेट से आता हूँ, उठाऊंगा, मैं तो बिहार से थोड़ी आ रहा हूँ, राजस्थान से आ रहा हूँ। तो भाइयों, शासन चुनाव को लेकर बच्चे आंदोलन करें, हमारा पूरा सहयोग इन बच्चों के साथ है। राजस्थान में शासन चुनाव होने चाहिए और हम लोग साथ हैं आपके, और निश्चित रूप से आप लड़ोगे, नारा लगा रहे हैं, लड़ेंगे तो जीतेंगे। और ये कहते तुम अंग्रेजों से लेके सामंतों का जो राज था, अंग्रेजों का राज था, मुगलों का राज था, जो राज आए, लड़ते रहे हमारे लोग, लड़ते रहे और आगे बढ़ते रहे। तकलीफों के दौर से हम गुजरे। और क्या परिस्थिति राजस्थान की, कोई पार्टी नहीं बोल रही है। क्या कांग्रेस बीजेपी वाले ये कह रहे हैं टोल माफ कर दें? क्यों नहीं कर रहे भाई? कर दो टोल माफ। 100 रुपए तो ले रहे हो डीजल पेट्रोल के, सड़क पर चलने का जो डीसी ऑफिस में रजिस्ट्रेशन कर उसका रोड टैक्स अलग से ले रहे हो, और फिर टोल टैक्स ले रहे हो, 3-4 लेयर का टैक्स। कोई पार्टी करेगी टोल माफ करेंगे बोल रही है क्या? कोई नहीं बोल रही है। कोई कह रही है क्या कि कर्जा माफ करेंगे? क्या जरूरी है? लेकिन कर्जा माफ नहीं कर रहे। गन्ना सेठों का 25-30 लाख करोड़ का कर्जा पिछले 18-20 साल में माफ हुआ है, लेकिन देश के प्रदेश के किसान का संपूर्ण कर्जा माफ नहीं हुआ। तो देवीलाल जी ने उस जमाने के अंदर जब 89-90 के अंदर सत्ता में आए, उन्होंने कहा मैं कुछ नहीं जानता। बैंकों के लोग पहुंचे, गवर्नर आरबीआई का वो पहुंचा कि साहब बैंक गिरवी हो जाएगी। बोले मुझे उससे कोई मतलब नहीं, कौन गिरवी और तुम जानो आंकड़ों का मायाजाल। 10,000 मूल तक का कर्जा किसान का माफ होना चाहिए। उस वक्त केसीसी कार्ड नहीं बनते थे, 88, 89, 90 के दौर के अंदर किसान क्रेडिट कार्ड 10,000। मेरे गांव के एक परिवार के 6 लोगों के एक ही घर में, एक बाप के 6 बेटे, और उन्होंने 6 ने 10,000 का मूल ले रखा था। कितना हुआ? 60,000 अलग। उनका ब्याज पेंशन लेके 5-6 लाख सारा माफ हो गया। परिवार गरीबी मिट गई, सब अच्छे थे स्कूल में पढ़ने। एक गांव का उदाहरण। तो इस देश के अंदर कितने किसान का भला हुआ? पैसे तो तुम इनोवेशन में खर्च कर देते। आप उठा के देखो इन मंत्रियों का, इन अधिकारियों का, इनका अगर थोड़ा थोड़ा खर्चा कम कर दो ना, तो भी किसान का कर्जा माफ कर सकते हो। कितना वेस्टेज आपका जा रहा है, कितने अंधाधुंध सरकारी संपत्तियों का दुरुपयोग, नुकसान हो रहा है। अगर आपने जहां जहां संपत्तियां खरीदी, राजस्थान में कितने डाक बंगले बताओ मुझे? एक भी डाक बंगला सुचारू नहीं चल रहा है। डाक बंगले के अंदर आपके बेडशीट चेंज करने वाला नहीं, टॉयलेट साफ करने वाला आदमी नहीं, डाक बंगले में रुकने का मन ही नहीं करता, लोग रुकते ही नहीं। तो डाक बंगलों की जितनी प्रॉपर्टी है वो सारी फिर आनंद फंड में आप बेच दोगे। कुछ काम करके डाक बंगले, ऐसे बहुत से सरकारी ऑफिस है प्रदेश के अंदर जहां आपने ऑफिस खोल दिए, कहीं बाबू नहीं है, कहीं अफसर नहीं है, कहीं कर्मचारी नहीं है। कितने पद खाली राजस्थान के अंदर? एक साथ भरो, आप एक ही साथ भरो और 1 महीने के अंदर भर दो। आप सारी निकालो। हम 5 लाख खाली पद भर रहे हैं संविदा के अंदर। ये जो लोग हैं ये सही है, उनको भर्ती करें गलत तरीके से, जिनको लिया है आपने आनंद फान में सिफारिश में, उनको हटा दो। तो सही लोगों को लाओ आप। ये बेरोजगारी की समस्या का ठोस समाधान जब भी हो सकता है
जब खाली पद भरोगे और खेती के अंदर जहां जहां हमारे इलाके, जहां नहरी इलाके नहीं है, शेखावटी अंचल, मारवाड़, बाड़मेर, ये इलाकों को हम नहर लेके नर्मदा का पानी, आपका हरियाणा का जो हमारा पानी आएगा, यमुना का शेखावटी अंचल के अंदर, पंजाब अपने हिस्से का पूरा पानी दे। मेरे हिसाब से राजस्थान मजबूत हो सकता है। एक बार राजस्थान के खेतों में प्रत्येक खेत में सिंचाई का पानी पहुंच जाए तो 80% आप बेरोजगारी तो वहीं खत्म हो जाएगी। अगर आदमी का 25 बीघा जमीन है और 2 भाई भी है और उसकी 3 फसलें वो लेता है तो बेरोजगारी खत्म हो जाती है। उसके बाद दूसरा एडमिशन, शिक्षा के क्षेत्र में उद्योग धंधे कहाँ लगा रहे हो आप एक काम कर रहे हो, कभी तो भारतमाला लाते हो, कभी एक्सप्रेस दिल्ली मुंबई, कभी लेते हो जयपुर से थार, ताकि किसान की जमीन बचे नहीं, कभी रेलवे लाइन के नाम पे डीएलसी कम है, आप जिस तरह की गुंडागर्दी कर रहे हो, कभी राजस्थान में विकास नहीं होगा। दुर्भाग्य इस बात का है कि कांग्रेस बीजेपी मिले हुए हैं और राजस्थान के लोग अभी भी जागरूक नहीं है, समझ बंद करो तो कांग्रेस मिलने जा रहे हैं। तो आप लोग इस बात को हमें समझना होगा कि राजस्थान को बचाना है। तो कैसे बचाओगे राजस्थान को? वोट की ताकत से। ये लोकतंत्र में आप अंदाज लगाओ, उस समय अगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की लड़ाई नहीं लड़ते, संविधान सभा की मीटिंग हुई, ये तय हुआ था कि वोट कौन डालेगा। देश आजाद हुआ, पहला जो 1952 का आम चुनाव था उसमें वोट कौन डालेगा। तो कई लोगों ने कहा, जो पढ़े लिखे छोटे मोटे अंग्रेजों के नौकर थे, उन्होंने कहा साहब जो पूंजीपति है या जो वेल सेटल्ड है, 10th पास है या ग्रेजुएट है या जिसका बिजनेस है या जो अंग्रेजों के यहाँ काम किया या किसी ने कुछ किया, जिसकी जागीर थी या वो था, सिर्फ वोट वही डाले। तो बाबा साहब ने कहा अगर वो वोट डालेगा तो वापिस देश गुलाम हो जाएगा। वोट प्रत्येक व्यक्ति डालेगा जो हिंदुस्तान का नागरिक है। ये अगर उस समय नहीं होता ना, आप लोग ऐसे ही बैठे रह जाते। और अगर वोट का अधिकार आपके पास नहीं रहता तो मैं भी धरना नहीं देता, मैं साफ बताता हूँ। तो वोट के लिए चल रहा है सर, भाई मैं जगा रहा हूँ, क्या पता प्रयास कर रहा हूँ। 25 साल हो गए थकते ये छात्र चुनाव की जो डिमांड करें बच्चे, ये लड़ना चाहते हैं चुनाव। आम छात्र किसी नहीं सोच रहेगा कि हमें वहाँ फार्म की खिड़की पे खड़ा होकर और कर्मचारी बदतमीजी के बाद आधा घंटा लेट हो जाए यहाँ से। कोई आपको देख रहा है छात्र कमजोर हो गए, इसकी वजह से आम छात्र की पूछ नहीं। लेकिन आम छात्र जब सोचेगा कि हमें इनके साथ सड़कों पर निकलना, लड़ना इनको है, लेकिन फायदा आपका करेगा, तब जाके छात्र चुनाव। आम किसान जवान किसी ने सोच रहेगा कि हमें हमारी सरकार बनानी है और हमें ऐसी सरकार बनानी है जहाँ भ्रष्टाचार खत्म होगा और हमारे हितों के लिए सरकार फैसले लेगी, उस दिन अपना सारा काम ठीक हो जाएगा। अब तो पहचानो, कम से कम 75 साल हो गए आजादी को, 80 साल हो गए। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश क्या क्या दल बन गए। लोग रातों रात दल बनाते हैं, 5-7 सीट ले पड़ते हैं। यहाँ तो 66 साल बाद मैंने पार्टी बनाई और आपने रिवर घेर लगा दिया उल्टा। पहले 3, 1 और 0। अब या तो फिर 0 लगा तो बड़ी उछाल छलांग लगाओ इस बार, 28 में पहुंचा दो पार। क्या पहुंचा दोगे क्या? या वही कांग्रेस बीजेपी की टिकट मांगोगे कार्यालयों को बाहर? हटा देंगे कांग्रेस बीजेपी को। तो मैं पाऊँ, मुझे पता अभी तो पुलिस मेरे पीछे पड़ी पूरी। तो एक बात है, यहाँ पर मजबूत है और जो 80 दिन यहाँ लड़े, निश्चित रूप से ये प्रदेश के जवान किसान आने वाली पीढ़ी की लड़ाई आप लोग लड़ रहे हो। आप सब भगत सिंह की भूमिका करने रहे हो। राजस्थान को बचाओगे, जवान को बचाओगे, किसान को बचाओगे, हमारे बेटे बेटियों को बचाओगे। तो लॉ एंड ऑर्डर जो बिगड़ा हुआ राजस्थान का, इसमें आप ये बताइए कि किस तरह AK-47 अभी बरामद होती है, किस तरह के फोटो आते हैं, किस तरह की बातें होती है, कि नेताओं की तरफ नहीं होती है। मेरे भाई सारी चीजों का ध्यान रखो। हमारे नेता जोर जोर से बात करते हैं यहाँ पे, SI भर्ती रद्द करो। अब कहाँ गए वो लोग? अब कहाँ गए वो लोग जो कह रहे RPSC को भंग करो? रैली निकाली अजमेर से जयपुर तक, कहाँ चले गए? ये तो जयपुर में ना खुद का बंगला, खुद की सुरक्षा, खुद का मंत्री पद, बस हमारा नहीं जाएगा, चला नहीं जाएगा बस, क्योंकि जाते भी रिक्शा में चलना पड़ेगा, इसीलिए लड़ नहीं रहे। मैं लड़ रहा हूँ। लोगों ने कहा साहब आपका कनेक्शन काट दिया, मैं भजनलाल जी का कनेक्शन काट दूंगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का कनेक्शन काट दूंगा। तो मेरा कनेक्शन बताओ, मेरे जैसे व्यक्ति से 2 लाख रुपए लेके कनेक्शन काट दिया तो आम आदमी क्या करेगा बताओ? तुम्हारा तो सीट और बढ़ जाते हैं। मेरे डर से सीट तो नहीं मिली, कम से कम सीट बढ़ते और बदनाम करते, चोरी कर रहे थे बिजली की। फिर क्या करते हैं? क्या निकलवा देते, बंगले खाली करो। है कितने बार बंगले?
खाली करो ना राजस्थान में, जयपुर के अंदर जितने इलीगल रह रहे हैं मैं कहा सबको खाली कराओ। हम तो रह भी नहीं रहे, सब खाली करेंगे। हमारे पास तो ऑफिस ही नहीं यार, हमारी पार्टी हमको करा वो ऑफिस वो भी न तो कांग्रेस ने दिया और न बीजेपी ने। चलो तुमने पार्टी बनने नहीं दी, लेकिन पार्टी कार्यालय के अंदर तो नौजवान बैठेगा। किसी नेता की इतनी हिम्मत है क्या राजधानी के अंदर कि एक आवाज में 1 लाख आदमी इकट्ठे करें? मुझे उस नेता का नाम बताओ। नहीं है किसी का। 2000 आदमी नहीं होते भाई, वो भी गाड़ियां भेजनी पड़ती है, नाश्ता भेजना पड़ता है, सब लोग आते हैं, राजे बापू चल जाए बीच में होगी रैली। 1 लाख से ज्यादा जवान अपने पैसे से हनुमान बेनीवाल के आह्वान पे आए और बाड़मेर, हनुमानगढ़, गंगानगर से 50,000 से लेकर 70,000 रुपये बसों के दिए किराए। 70,000 में 70 लड़के, अगर 1,000 रुपये देंगे क्या फर्क पड़ता है? भाई साहब को तंग नहीं करेंगे। अगर ये बात आपने 28 तक याद रखी तो आपको कोई नहीं रोक सकता। दिक्कत ये है कि थोड़े दिन याद रखे, नाराज होकर भाग जाते हो। काम आते हो, एक काम हो जाता है, 9 और ले आते हो, 9 में 8 नहीं होते हैं तो अब हमारे काम नहीं होते। अब ये याद रख लो, जो हो ही बढ़िया, कम से कम नुकसान तो नहीं कर रहा हूँ तुम्हारा, तो ठीक है। तुम्हारे बीच में तो बैठा हूँ, भजनलाल की तरह तो नहीं हूँ कि पार्टी का राज निकल के सीएम बन गए, सब उनको भूल गए जो बनाने वाले। कांग्रेस का विरोध करना उनका तो कर नहीं रहे, और हमारे जैसे उन लोगों का कर रहे जो सारी बात जानते हैं। तो यही भजनलाल जी का कि मैं युवाओं को तंग करूंगा, क्रेडिट हनुमान बेनीवाल को क्यों जा रहा? तो आप एक काम करो, क्रेडिट खुद ले लो, आप एक समिति बना दो, उनसे बात कर लो, बच्चों और तीरथ कर दो। आपका तो घोषणा को तो कमिटमेंट था, आपके नेताओं का कमिटमेंट था, मोदी से करा दो घोषणा। मोदी ने कहा था ना कि पाताल से ढूंढ लूंगा, तो अपना क्रेडिट चला जाए। किसान बिल में तो क्रेडिट ऐसे किया, पहले बिल वापिस नहीं लिए और फिर खुद ही कहा कि बिल वापिस एक नहीं लिए, किसी को पूछा तो नहीं था। कहा था तो बीजेपी किसी किसान के बेटे को आगे कर देते। हमारे यहाँ का तो कृषि राज्य मंत्री हमारे यहीं से थे, कभी उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बिठाया। मैं ये उनसे ठीक मैं पूछता था, आप जानते हो किसान बिलों के बारे में? बोले बहुत बढ़िया है। कैसे दिखने में बढ़िया है या कैसे अंदर से फटा? तो मैंने कहा आपको बिठाया कभी मीटिंग में? बोले तो आपसे प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करा? आप कारण समझ गए होंगे सर, क्यों नहीं करें? जिन लोगों को किसान से मतलब नहीं, वही प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे कि कृषि बिल लागू होने से ये फायदा होगा, ये हमारे लोग तो जहां भी जाते हैं इतने कमजोर हो जाते हैं कि फिर उनसे कुर्सी, एयर कंडीशन, मिठाई, चाय और फ्री का जो सामान है मिलता है सरकार से, उसके आदी हो जाते हैं। और एक जो हुक्म की राजनीति है ना, जिस दिन हमारे लोग ये करने लगे, जिसका मतलब सुनो ओरिजिनलिटी खत्म हो गई। हुक्म इसका मतलब कमजोरी। ये अपने संस्कार नहीं भाई। हमारे किसान के बेटे जो लड़ते हैं वो तो कहते हैं बता क्या बात है, करे तो करने तो छोड़, तो बता नहीं, वो तो सिर्फ एक ही आदमी करना है, वो आपके सामने करना है। लेकिन 1 से 3 से 10 कर देते ना तो भी तेजी से भागता मैं। 3 से 0 प्लेयर, 0 प्लेयर गोपा जी जैसे भैंस का काम करने वालों को मेरे सामने जिता दिया था। देसी वेद को, गाय भैंस वाले को जीता चाहिए, तो फिर कहाँ आ गया है? आप करना हम तो आगे नागौर तो कंप्यूटर युग पे आ गया, नागौर तो वहां कहाँ चला गया? तो वहां फिर भोपा जी को भैंस पे चला गया। मैं लाया आगे, घसीट के डाल दिया। इससे अच्छा तो और कहीं मेहनत करता तो 1-2 चीजें तो साथ होते। 25 साल की मेहनत का क्या परिणाम होगा? अगर यही काम करना था तो पहले ही करना था, क्यों मुझे खराब किया? ये तो अच्छा रहा मुसलमानों, दूसरे लोगों का, मुसलमानों का। एमपी का चुनाव जीत गए, नहीं तो जाटों ने 40% वोट उसको डाल दिए थे, पैसे वाले डाले कि नहीं डाले? याद है तुम्हें? शुभम बता देगा। अरे 40% जाट बीजेपी के अंदर गए कि नहीं गए लोकसभा चुनाव में? उसके साथ चले गए, पैसा फेंको तमाशा देखो। सारे अफसर ठेकेदार हमारे समाज के, और जो कहते थे कि बस राज में रहेंगे तो मजा आएगा, हमारे ही लोग हमारे खिलाफ। तो भला वो लोगों का जो वापिस वोट डाला और मैं लोकसभा के अंदर पहुंच गया। और मैं कोई उसके व्यक्तिगत विरोध में नहीं, 2009 में उसको एमपी में नहीं बनवाया था, पर हमने सांसद बनाया। दुर्भाग्य से वो सही काम नहीं कर पाई। और ये लोग क्या नागौर की बात करेंगे? नागौर के अंदर तो पीने का पानी भी नहीं, आज आजादी के 75 साल का क्या नागौर राजस्थान की राजनीति के अंदर सिरमौर हुआ करता था। कितने नेता नागौर को जो लोगों के किसान राजनीति के नाम से थकते थे, पीने का पानी भी नहीं आज की तारीख। ये बजरी जो निकल रही है, चाइना क्ले निकल रहा है, सैंड स्टोन, लाइम स्टोन कुछ इलाकों में निकल रहा है। मेरे हिसाब से तो तमाम जो नेता है
80% तो यही काम कर रहे हैं, माइनिंग का, अवैध मामले का, और खुद शामिल हो जाते हैं। नेताओं से लोग डरने लगे कि नेताओं के पास कोई काम लेके जाएंगे तो वो हिस्सा मांग लेंगे। और सही बात है, नेताओं के पास आप लेके जाओ तो आप ये काम है, अच्छा इन कमाई कितनी है, और कमाई जो जोड़ जाते हैं कर माना 15% निकाल देंगे। तो किस्मत में रहा क्या बैकडोर, मैं तेरी मदद करता हूँ, ये काम करने लगे अपने लोग मेरे भाई। इसलिए हम कमजोर पड़ गए राजस्थान के अंदर, और इसीलिए कमजोर पड़ गए देश के अंदर। और इसीलिए देश में जब किसानों को आवश्यकता पड़ी तो यूपी, हरियाणा, दिल्ली के अंदर हमारे समाज के नेताओं ने इस्तीफे नहीं दिए थे। तब राजस्थान के किसान के बेटे ने देश का सम्मान रखा कि जाटों में कोई तो है, एक तो है, पहलवान बेटियों का नाम सही, एक तो है जो बेचारा लड़ रहा है, एक तो है बेचारा लड़ रहा है। अरे बेचारा लड़ तो रहा, लड़ेगा कितने साल ये तो बताओ। या तो मेरी उम्र 300 साल करा दो, फिर मैं ढाणी चला जाऊंगा। चलो 500 गाड़ी 7 उम्र तो बढ़ रही है ना भाई। तो 28 में तुम अगर ताकत मुझे नहीं दोगे तो मैं इन दुश्मनों का इलाज कैसे करूंगा, किसान विरोधी लोगों को रगड़ूंगा कैसे बताओ। और जो सरकारी संपत्तियों में लेके बैठे हैं या इलीगल काम किए इनको जेल में कैसे डालेंगे, उसके लिए सरकार चाहिए। और सरकार के लिए वोट कौन करेगा, नौजवान। तुम ये तय करो कि हम हमारा काम भी करेंगे। देखो बिल्कुल मेरे साथ फ्री मत हो जाना, खराब हो जाओगे। हमारा काम भी करेंगे, पढ़ने वाला पढ़ाई भी करेगा, आरएलपी को मजबूत करेगा। जो बेरोजगार है वो रोजगार की व्यवस्था का भी ध्यान रखेगा, मैं भी मदद करूंगा जहां भी करूंगा। गलत काम नहीं करेंगे और हमारी पार्टी का ध्यान भी रखेंगे। किसान ये ध्यान रखेगा कि हमारी पहली पार्टी है जो किसान के बेटों ने हमारा आशीर्वाद से बनाई और दिल्ली तक सम्मान बढ़ाया। फिर तेजाजी महाराज के जयकारे को देश के अंदर पहुंचाया और तेजाजी के भक्तों को एक साथ बैठना सिखा। एक टेंट में तो नहीं बैठते थे पहले। 25 साल पहले ये स्थिति थी कि सीकर, नागौर, हनुमानगढ़, गंगानगर, भरतपुर, चूरू के नाम से आपस में 18 गाँव हो लड़ लेते थे, आपस में बोले थे। अब जाके एक जगह बैठने लगे, ये हमारी जीत है कि तुम एक जगह बैठने लगे और महाराजा सूरजमल और गुरु तेजाजी महाराज के जयकारों के साथ आप आगे बढ़ते जा रहे हो। देश के अंदर चले गए जयकार, ये सोशल मीडिया की बदौलत और आपकी मेहनत की बदौलत। लेकिन भाइयों, सरकार को मैं थका दूंगा, ये मैं आपको विश्वास दूंगा। आपको गलत ट्रैक से नहीं जाना पड़ेगा। नागौर में थोड़ा ठीक से ना ज्यादा खराब हो गई, ये मुझे एक उधर नागौर की तरफ दिमाग खराब नहीं हो जाए लोग। नागौर हनुमान जी करके जयपुर बैठे तो 15 तारीख को थोड़ा नागौर के अंदर भी करेंगे, क्योंकि नागौर में तो यहाँ के लोग बैठे हमारी मेड़ता से जो रात रेल लाइन पूछकर आपकी जो सीमेंट फैक्ट्रियां, सीमेंट कंपनियां जो आ गई बाहर से, हमारे एमएलए, मंत्री, पूर्व सांसद ये सब उनमें ठेकेदारी कर रहे हैं। तो गरीब किसान की सुनवाई कौन करेगा? जब जनता सड़कों पर आती है तब अपना आप सरकारें झुक जाती है। और इसीलिए नागौर का कार्यक्रम है, इसलिए आक्रोश रैली जयपुर में हुई और इसीलिए 80 दिन से सरकार की छाती में बैठे हैं और मूंग डल रहे हैं, छाती में बैठे हैं, डल रहे नहीं डल रहे, तो ठीक ही हो रहा है। मेरे हिसाब से तो मेरे पास अगर कोई मामला आ जाता है तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होती है। मैं प्रयास भी करता हूँ, आप चिंता नहीं करें, आने वाला समय आपका है, लेकिन अपनी ओरिजिनलिटी को नहीं खोना, ध्यान रखना। शेड्यूल कास्ट के भाइयों को साथ रखना है, मुस्लिम को साथ रखना है, तमाम अच्छे लोगों को साथ रखना है, चाहे उसकी जाति कुछ भी हो, क्योंकि हर जाति के अंदर अच्छे लोग हैं और हर जाति में निकम्मे नकारा है। अपने समाज में भी है नहीं कई लोग, तो अंदाज लगा लो कितने लोग क्या क्या होंगे। लेकिन वक्त पड़ते ही अपने नेता के जयकारे लगाने लग जाते हैं और अपनी कौम और किसान को भूल जाते हैं, तब उनका नेता दूसरा हो जाता है। भाइयों, इन बातों का मैं ध्यान रखना। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि अंतिम दम तक लड़ाई लड़ूंगा आपके लिए, अंतिम समय तक लड़ूंगा, आपका नुकसान नहीं होने दूंगा। मेरा कितना ही नुकसान हो जाए, हो गया बहुत सा नुकसान। अब तो 3 में मंत्री बनता, मैडम के साथ 5-4 बार उनके बन जाता, पैसे कमा लेता, मार देता, फिर जीत जाता, तब तो था फायदा। अब मेरे तो कोई दुनिया भर की सीट आप लाओ, तब जाके मेरे संघर्ष का फायदा होगा। हनुमान जी के साथ लड़के और अच्छी जगह पहुंचे। मंत्री के तो जोड़ ही नहीं मेरे भाई, कभी बन जाते मंत्री। ये तो साइड में वैसे ही बजाता हूँ रोड पे, कौन मना कर रहा है? लाल बत्ती लगा खूब घूमा, कौन पूछता? मैं तो कई कार्यक्रमों में जाता हूँ, मंत्री अकेले खड़े हो जाते हैं, बच्चे कितने नमस्ते करते, कितने परिवार हनुमान जी आ गए। मंत्री जो बड़ा कर तो आपने बढ़ा दिया मेरे राजस्थान के अंदर और देश के अंदर, लेकिन सत्ता की चाबी हाथ में नहीं है। जिस दिन सत्ता की चाबी हाथ में आ जाए उस दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिर आपके सपने पूरे हो जाएंगे। और एक आपको संदेश, नशा नहीं करना, नौजवानों को, छोटे जो पीछे अपने उनका ध्यान रखना है।
और छोटी बात के लिए बड़ा नुकसान किसी का नहीं करना, ये ध्यान रखना। जल्दी हो जाते हो आप लोग, जल्दी होकर मार्केट में आ जाते हो, तो मार्केट में आकर नुकसान कर लेते हो। इसलिए कभी आपस में कोई बातचीत भी हो जाए तो किसी का बड़ा नुकसान नहीं करना, समझ में आ गई ना। वो बातें जब पंचायती जो हो जाए या मेरे तक ले आएगा भाई साहब ये मामला अपना 10 मिनट में चल जाएगा। तो ये काम आप सब लोगों को करना है, आगे सबका ध्यान रखना। और राजस्थान फिर निश्चित रूप से इस बार राजस्थान का प्रत्येक समाज चाह रहा है, गुजर समाज चाह रहा है, मीणा समाज चाह रहा है, एससी चाह रही है, मुस्लिम चाह रहा है, मैं कह रहा हूँ राजपूत बनिया ब्राह्मण भी चाह रहा है कि मजबूत व्यक्ति के हाथ में राजस्थान की सत्ता हो, हमारे लोग मैं कह रहा हूँ तो सारे लोग तैयार तो हो जाएगा सारा। थोड़ी हिम्मत रखो, हिम्मत के साथ सब काम ठीक होगा। और देखिए वसुंधरा हटके जब भजनलाल जी आ सकते हैं तो कुछ भी हो सकता है नहीं हो सकता है? जब ट्विटर का स्कूटर हो सकता है तो कुछ भी हो सकता है, तो कुछ भी होगा, लेकिन वोट से होगा। और वोट के लिए तैयार रहो। पंचायत चुनाव लड़ना, अपने को लड़ना नहीं लड़ना, हाँ नहीं सिंबल टाइम पे सबको देना। पिछली बार आधे रख दिए थे, खो दिए, उठा दिए, नुकसान कर दिया था। पिछली बार 10 प्रधान आ गए थे, मेरे 15 प्रधान, एक प्रमुख आ जाता। लेकिन बच्चे जोश के अंदर होश नहीं रखते, सिंबल लेके रवाना हुए तो ऐसा समझ लगे थे हमें सब कुछ भगवान है। तो बोर्ड जहाँ मिलना था नहीं मिला, जहाँ नहीं मिलना था वहाँ मिला, तो कई जगह फार्म उठवा दिए, कुछ उठ जाता। अब की बार पूरी ट्रेनिंग के साथ प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक गांव ढाने के अंदर हमें ये नहीं करना कि हमारे लड़ने से किसका फायदा नुकसान हो रहा है। ये हमारा काम है क्या? हमारा काम तो ये कि दोनों पार्टियां हमारी दुश्मन है, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, इस राजस्थान की लड़ाई करेंगे। एमपी का चुनाव तो बाद में होगा 29 में, कल तो 28 के चुनाव है, पहले 28 का सेमीफाइनल हम लड़ेंगे। देखो 13 से शुरू हुआ था, 13 मोर्चा करते 13 से 18, 18 से 23, 23 से 28। हाँ मेरे साथ तुम भी चल रहे हो, थक नहीं रहो, इसमें कोई दो राय नहीं। मुझे पता है डीजल कितना महंगा है। जयपुर में एक होटल में रुकते हैं 2-3 लोग, 2-3 हजार रुपए खर्च। तुम घर से ला के मेरी पार्टी को मजबूत कर रहे हो, लेकिन मैं भी तो 100% ईमानदार हूँ। 1 रुपए का चंदा नहीं मांगा। देखो सही मेरी हिम्मत तो देखो, लोग तो चंदा मांगना सही है, इलेक्ट्रोल बॉन्ड भी खरीदते हैं तो पार्टी अकाउंट अपना रखती है कि इतना हमारी पार्टी को चंदा मिला। मैं तो 1 रुपये नहीं लिया किसी से यार। और अगर किसी ने मेरी मदद कर भी दी कोई छोटी मोटी तो उनका ध्यान भी रखता हूँ, नहीं करी उनका उससे भी ज्यादा ध्यान रखता हूँ। तो मुझे वोट भी चाहिए, खाली पैसा नहीं चाहिए। प्रयास करके अभी तक हम ले आए, अब की बार सारे सिस्टमेटिक राजस्थान लड़ेंगे, क्योंकि सत्ता हासिल करने के लिए सिस्टम की आवश्यकता है और संगठन की आवश्यकता है। संगठन और सिस्टम दोनों के साथ हम करेंगे। ईश्वर हमसे कितना नाराज है बताओ। शंकर जी नारौली हमारा काम देखते, सारा यहाँ का सारा धरने का कार्यालय का उनका बच्चा चला गया, भगवान पता नहीं क्या करता, अच्छे लोगों को तकलीफ के अंदर डालता है। और ये जो उठाई गई घूमरे सड़कों पर इनका कुछ नहीं बिगड़ता। कई लोगों का तो सुनते हैं मर गया, फिर पता लगता है मरा ही नहीं, 4 झटके आ गए, फिर जिंदा हो गया। देखा मैंने बहुत। तो ये कलयुग है, और कलयुग में ऐसी चीजें देखने को मिलेगी। सही आदमी को परेशानी होगी, बंदे लोग जीते रहे। जो लोग कहते थोड़ा पाप अपन भी करना चाहिए, क्या पता नहीं, लेकिन मरते हैं भाई। आप देखो उत्तराखंड की जो हुई है, केदारनाथ की त्रासदी हुई, कोविड हुआ, अच्छे बुरे सारे लोग थे, लेकिन अच्छे लोग जहाँ इनका जहाँ यहाँ स्थान होता है वहाँ ऊपर वाले भी करेंगे अच्छा बाकी का तो किसी तक कौन चला रहा है इस तंत्र को। और मुझे तो लग रहा है कि अभी तंत्र पे भी किसी और ने चार्ज ले रखा होगा। भगवान नींद ले रहे होंगे, सो रहे होंगे, एडिशनल चार्ज को बैठा होगा, फट से बटन 2 से दबा नहीं उठाना उठा लो, और उठाना यमराज के भी अलग भेज रहे होंगे लोग कि तुम जाओ, जिसको लाना उसको सामने वाले को लेना, बोले ये तो सो रहा है या भक्ति करे कोई। ये ऊपर भी सिस्टम मुझे ऐसा ही लगा, इस साइड से दिल्ली और दिल्ली से फिर ऊपर है। और देख लो ऑपरेशन सिंदूर के नाम से जो देश का एक रुतबा था वर्ल्ड के अंदर, वो डाउन हुआ। एक अच्छा रहा आपने विरोध किया, नहीं तो अभी तो सिंदूर भरते थे कई लोगों के जा झंडे लेने के निकल पड़ते घरों पर, तो अकेला टीका फिर बाद में पता लगता। ये कहानियां भी इस प्रदेश में चली, देश में चली, इनको कौन समझाने वाला? क्योंकि जो समझाने वाली पार्टी तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, जो दिन में लोग 10 बार हंसते हैं। राहुल गांधी भी कैसे भाषण देता है सुनते ही हो, लेकिन राहुल गांधी का रिकॉर्ड भजनलाल जी तोड़ देंगे। ये दिन में 3 गलती करते हैं, 3-4 बार, पता नहीं क्या क्या करेंगे, कैसे कैसे करेंगे, लेकिन मोदी को श्रद्धांजलि देने की अगर हिम्मत किसी में तो भजनलाल जी करेंगे। किसी में कि जिंदा मोदी को श्रद्धांजलि दें। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हनुमान जी संघर्ष करो।